हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंट्रोवर्सी अबाउट कंसल्टेशन। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जजेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इसके अलावा जजेस के क्वालिफिकेशन के बारे में, कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्या सैलरीज हैं, क्या अलाउंसेस हैं जजेस के, उनके बारे में। अ, इसके अलावा दोस्तों, जो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अदर टेम्पररी जजेस, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं, एडहॉक जज क्या होते हैं, इन सबको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियोस में कवर किए थे। रिटायर्ड जजेस का पूरा इन्फॉर्मेशन हमने दिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोवर्सी अबाउट कंसल्टेशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। द कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन इन इंडिया हैज़ बीन सेंटर्ड ऑन द डेफिनेशन। दोस्तों, यहाँ पे मामला क्या है और झगड़ा किस चीज़ का है? तो झगड़ा है कंसल्टेशन जो है ना, कंसल्टेशन, इसी चीज़ पर झगड़ा है कि इसका डेफिनेशन क्या है, कंसल्टेशन का डेफिनेशन क्या है, ये बताना है। इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस, कि जजेस को जब अपॉइंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो वहाँ पे एक, यहाँ पे हम कंसल्टेशन शब्द का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, राइट मतलब होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, वर्ड कंसल्टेशन डिफरेंटली इन सेवरल केसेस। दोस्तों, अभी आप बहुत सारे केसेस के बारे में देखोगे, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है ये कंसल्टेशन शब्द को इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में अलग अलग जो है तरीकों से डिफाइन किया है। और इसके बाद जो है हमारा कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एनजेएसी क्या है, उन सबको हम डिटेल्ड में इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो पहला केस है हमारा वो है फर्स्ट जज केस। दोस्तों, फर्स्ट जज केस में सिंपली आप पहले ये समझो कि कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने ये कहा था कि जो कंसल्टेशन है ना, उसका मतलब कनकरेंस नहीं है। उसका मतलब दोस्तों कनकरेंस नहीं है। अच्छा, कनकरेंस क्या होता है? कनकरेंस होता है एग्रीमेंट। मैं आपको कोई सलाह देती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि आपको ये सलाह में हामी भी भरनी है, हाँ भी बोलनी है। यानी मैंने क्या किया, आपको कहा, ये कनकरेंस की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट जब जजेस चुने जाते थे, तो फर्स्ट जज केस में कहा गया, कोर्ट ने कह दिया कि भाई कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस जो है वो नहीं होगा, कनकरेंस नहीं होगा। ये वाली बातें कही गई थी, तो वही लिखा है दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कंसल्टेशन इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस ओनली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड डज नॉट रिक्वायर कंकरेंस। मतलब क्या है दोस्तों, मैं व्यूज एक्सचेंज कर सकते हूँ, मतलब व्यूज का एक्सचेंज हो सकता है ना, लेकिन लेकिन एग्रीमेंट हो, कनकरेंस हो, ये जरूरी नहीं है। ये फर्स्ट जज केस में था। दोस्तों, पहले जो अपॉइंटमेंट होते थे, आप अगर बात करो 1950 से लेकर के 1973 तक का जो टाइम पीरियड होते थे, वहाँ पे अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट मिलनी होती थी तो किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होते थे? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973। जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज, उन्हें ही क्या घोषित किया जाता था, ये क्या है, चीफ जस्टिस है किसके, ऑफ इंडिया, उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों, इसी कॉन्वेंशन को वायलेशन किया गया था कब? 1973 में, जब ए एन राय जी को अपॉइंट कर दिया गया था सीजेआई, जबकि उनसे सीनियर 3 जजेस और भी मौजूद थे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये डेट तो याद नहीं रखना है, बट फिर भी हमारे हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, 1973 में भी हो चुका है, और साथ ही साथ दोस्तों 1977 में भी हो चुका है। 1977 में जो MU बेग जी थे, उनको सीजेआई बना दिया गया था, और इनसे जो सीनियर मोस्ट जज थे वो जबकि थे, बट फिर भी इन्हें बना दिया गया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, थोड़ी डिबेटेबल भी थी। तो गवर्नमेंट के ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर को देखते हुए कहा गया, नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, अब इसको कर्टेल करो। किसने किया? बाय दी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जज केस में साफ साफ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना।
और उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करना चाहिए टू द ऑफिस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले जो गवर्नमेंट थे, है ना, गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, मनमाना भी कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि हमें कोई सलाह देगा, हमें कोई व्यू देगा, ठीक है, हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन बाद में कोर्ट ने ऐसा कह दिया, किसमें कह दिया, सेकंड जज केस में, कि भाई आपने मनमानी बहुत कर ली, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही अपॉइंटमेंट देनी होगी एज द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हो गया था दोस्तों सेकंड जज केस में। तो देखिए फर्स्ट जज केस में जो डिसीजंस थे वो सेकंड जज केस में थोड़े चेंज हुए ना, रिवर्स हो गए, रिवर्स कर दिए, एंड कंसल्टेशन का मतलब बिल्कुल बदल गया, ठीक है। यानी कि अब जो एडवाइस दिए जाएंगे किनके द्वारा, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे ऑन द प्रेसिडेंट इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो उस अपॉइंटमेंट में जो भी सीजेआई एडवाइस देंगे वो राष्ट्रपति जी को मानना पड़ेगा। दोस्तों फर्स्ट जज केस से हमने क्या देखा, फर्स्ट जज केस से हमने देखा कि जो सीजेआई है उनके एडवाइस राष्ट्रपति जी पे, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं थे, गवर्नमेंट अपनी मर्जी भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों सेकंड जज केस में आप क्या देखोगे, आप देखो यहाँ पे सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिवर्स कर दिया अपने प्रीवियस रूलिंग को, एंड डिफाइन किया कि कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस होगा, यानी कि सीजेआई जो एडवाइस देंगे वो राष्ट्रपति जी पे बाइंडिंग होंगे, ठीक है दोस्तों। आप डेट भी याद रख सकते हो ऐसे नॉलेज के लिए, 1993 में आया था सेकंड जज केस एंड 1982 में आया था फर्स्ट जज केस, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की बातें हुई थी। तो सेकंड जज केस के अनुसार क्या हुआ था दोस्तों, कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि सीजेआई जो भी एडवाइस टेंडर करेंगे वो राष्ट्रपति जी के ऊपर बाइंडिंग होंगे जब वो अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, और चीफ जस्टिस भी थोड़ा सलाह मशवरा करेंगे, अपने एडवाइस को टेंडर करेंगे, जैसे कि दो और जो उनके सीनियर मोस्ट कॉलिग्स हैं उनसे बातचीत करके फिर जैसा होगा वो राष्ट्रपति जी को बताएंगे, और राष्ट्रपति जी उसके लिए बाइंडिंग भी होंगे, ठीक है दोस्तों। पहला था कि गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं थे, गवर्नमेंट जो करना चाहते थे कर सकते थे, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड जज केस जो कि 1998 में हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी दोस्तों। आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो सीजेआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे वो कंसल्ट करेंगे किससे, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी दोस्तों ये जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम था वो कब आया था, थर्ड जजेस केस से ही आया था। तो ये भी दिमाग में अच्छे से रखना है कि थर्ड जजेस केस में हमारा कॉलेजियम सिस्टम आ गया था। और दोस्तों यहाँ पे एक नया चीज है, तो दोस्तों पहले सीजेआई जो होते थे वो डिसीजन दे देते थे, ठीक है, बहुत से बहुत अपने सीनियर मोस्ट कॉलिग से भी कंसल्ट करते थे। थर्ड जजेस केस में कह दिया गया कि भाई आपके 4 जजेस से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं भाई उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनसे भी पूछना पड़ेगा, तभी आपको फैसले बताने हैं, है ना। तो कोर्ट ने कह दिया कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है उसका मतलब क्या है कि आपको कंसल्टेशन करना है प्लूरलिटी ऑफ जजेस से, सोल ओपिनियन आप दोगे वो नहीं चलेगा, वो नहीं मतलब होगा, आपको 4 सीनियर मोस्ट जजेस से जाके कंसल्ट भी करना होगा, है ना। और ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस कहाँ के होने चाहिए, हाई कोर्ट के नहीं, कहाँ के होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए दोस्तों। ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए, कहाँ के, सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। एंड इवन इवन मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप देखो कितने मेंबर्स हो गए, मैंने आपको बोला एक सीजेआई होंगे ही, ठीक है, तो एक मेंबर तो ये हो गए, साथ ही साथ 4 अदर हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास, टोटल 5 हो गए ना। तो दोस्तों थर्ड जजेस केस में हमने क्या देखा कि
सोल ओपिनियन नहीं चलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन करने के बाद ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एनजेएसी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। और ये कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है दोस्तों, इस पे भी ध्यान रखना है। एनजेएसी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि किसको रिप्लेस किया जा सके? जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम था उसको रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों अभी हमने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ही पढ़ा ना, उसको रिप्लेस करने के लिए एनजेएसी आया था। तो ये सवाल ये भी याद रखिएगा कॉन्सेप्ट कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए ही कौन सा आया था? एनजेएसी। एनजेएसी वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस 5 जज कंसल्टेशन बेंच। अब यहाँ भी देखिए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा था कि एनजेएसी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कह दिया था कि इससे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी खतरा है। ठीक है दोस्तों, इससे जो जुडिशरी है उसके जो इंडिपेंडेंस है उसको भी खतरा है। तो जो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एनजेएसी के बारे में अभी डिटेल बताऊंगी आपको। तो यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इफेक्टिव कंसल्टेशन नहीं होंगे, उसके कमी होंगे, है ना। अगर इफेक्टिव कंसल्टेशन नहीं हुए तो वो भी क्या है? एक मैटर है जुडिशियल रिव्यू का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंपॉर्टेंस होना चाहिए किसका? सीनियरिटी एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो दोस्तों आते हैं हम एनजेएसी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एनजेएसी जो है ये आर्टिकल 124 ए के अंडर में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनजेएसी को क्रिएट किया गया था 99th अमेंडमेंट। आप चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो दोस्तों, इन द कॉन्स्टिट्यूशन 99 अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था 99th अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या क्या रिकमेंडेशन है। रिकमेंड्स जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पे रिकमेंडेशन किन के लिए है? सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी है, एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस के लिए भी है, सीजेआई के लिए भी है। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसका रेगुलेशन है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है एनजेसी, इसको और भी डिटेल में नीचे बताया गया है। इसमें कौन कौन रहेंगे दोस्तों? जो अंडर आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया है, इसमें रहेंगे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ 2 अदर सीनियर जजेस भी रहेंगे, यानी कि दो सीनियर जजेस भी रहेंगे। और ये 2 सीनियर जजेस कहाँ के होने चाहिए? फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा दोस्तों यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे, है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और यहाँ लिखा हुआ है 2 एमिनेंट पीपल और रहेंगे, जिसको नॉमिनेट कौन करेंगे? नॉमिनेट करेंगे बाय कमिटी। दोस्तों कितने पर्सन हो गए? आप पहले ये काउंट कर लो। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 पर्सन, 2 सीनियर जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर 3 हो, 1 हो गए यहाँ, और फिर यहाँ पे 2 एमिनेंट पीपल, यानी कि 2 2 4 5 6 लोग हो गए दोस्तों, 6 पर्सन हो गए, है ना। और पहले कितने पर्सन थे? 5 ही पर्सन थे, अब 6 पर्सन हो गए। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है 2 एमिनेंट पीपल, जिसको कि नॉमिनेट करेंगे कमिटी। तो दोस्तों इस कमिटी में क्या है? कौन है इस कमिटी के सदस्य? एक तो पीएम जी हैं, प्रधानमंत्री जी, दूसरा सीजेआई भी हैं इसमें, और तीसरा कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कमेटी के बारे में जिक्र नहीं किया है, बट मैं बता दूं कि इसमें पीएम होते हैं, सीजेआई होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ लिखा है दोस्तों कि एनजेएसी जो है कैसे रिकमेंडेशंस करते थे। तो रिकमेंडेशंस होते थे मेरिट, एबिलिटी, सीनियरिटी और दूसरे सुटेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एनजेएसी जो है वो क्या करेंगे? विल नॉट रिकमेंड अ जज, वो उन जज को रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इफ 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन डिसअप्रूव ऑफ देयर नेम, अगर 2 मेंबर्स भी डिसअप्रूव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए सीजेआई भी है ना। इसके अलावा मैंने बताया कि 2 सीनियर मोस्ट जज हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया यूनियन लॉ मिनिस्टर हो गए 1 पर्सन, है ना। उसके बाद मैंने बताया 2 इमिनेंट पर्सन। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 2 2 4 5 और 6 व्यक्ति है ना। तो 6 में से अगर 2 व्यक्ति भी क्या करेंगे? 2 व्यक्ति भी रेकमेंड, 2 व्यक्ति ने अगर डिसअप्रूव कर दिया नाम को, तो फिर एनजेएसी रेकमेंड नहीं करेंगे उस जज को। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द एनजेएसी रिकमेंडेशन।
ठीक है, तो राष्ट्रपति जी फिर क्या कर रहे थे, एनजेसी के सलाह से ही सब कुछ कर रहे थे, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कर रहे थे। पहले तो ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले कॉलेजियम सिस्टम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा कि नहीं, एनजेसी को हटाओ। 2015 के अंदर में एनजेसी जो है वो क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, वाइड कह दिया। कोर्ट ने कह दिया कि एनजेसी जो है वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे डिस्कशन के बाद जो क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम जो पहले था, जो 99th अमेंडमेंट से आया था, तो ये जो अमेंडमेंट किया गया ये क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड डिस्कशन होने के बाद फिर से वापस कौन रिवाइव हो गए, कॉलेजियम सिस्टम आ गए। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो कैसे कॉलेजियम सिस्टम वापस आए। फिर टेन्योर है, रिमूवल ऑफ जजेस। तो दोस्तों जब तक 65 वर्ष की आयु नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं, हटाया जा सकता है, उसके भी कुछ जो है प्रोसेस है, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो 65 वर्ष तक वो सेवा करेंगे। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, अगर वो मिसबिहेविंग या इनकैपेसिटेटेड प्रूव हो गए तो उनको हटाया भी जा सकता है। वही है दोस्तों, देखिए 65 वर्ष की आयु है। एज ऑफ ए जज इज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। जो जज की उम्र होते हैं वो कौन डिसाइड कर रहे हैं, पार्लियामेंट कर रहे हैं। रिमूवल, जज को रिमूव किए जा सकते हैं अगर मोशन, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मोशन दोनों हाउसेस से पास करवाए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होता है, और मेजॉरिटी कितना है, 2/3। ये सब आपको मैं और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी, मेजॉरिटी जब पढ़ाऊंगी तब, है ना, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और फिर क्या लिखा है नेक्स्ट में, मोशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन दी सेम सेशन, यानी कि राष्ट्रपति जी को प्रेजेंट होना चाहिए, तब प्रेसिडेंट विल देन इशू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल। और फिर जब एड्रेस हो जाते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से, तब आखिर में फिर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर दे देते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। तो कठिन प्रोसेस है दोस्तों, ऐसे आप जज को नहीं हटा सकते हो। और जज जो है अपना रेजिग्नेशन राइटिंग में देते हैं, किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं, कि, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मोशन साइन किए जाते हैं राज्यसभा में 50 मेंबर्स और 100 मेंबर्स कहाँ के, लोकसभा के। ठीक है, फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाए जाते हैं जो कि अंडर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 से आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चार्जेस सही हैं, गलत हैं, क्या है, नहीं है, उनके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है। ठीक है दोस्तों, ये भी दिमाग में रखिएगा। और यदि इंक्वायरी कमेटी ने कह दिया कि चार्जेस बिल्कुल सही हैं, तब जाके उसको एड्रेस किए जाएंगे दोनों ही हाउस। दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए अच्छे तरीके से। पहले मोशन लाया गया और उसको सिग्नेचर किया गया 50 मेंबर्स से जो कि राज्यसभा के थे, फिर 100 मेंबर्स से जो कि लोकसभा के थे। ठीक है, फिर इंक्वायरी कमेटी भी बिठाया गया है जिस अंडर दी इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है दोस्तों, और चार्जेस को अच्छे से देखा गया है, और फिर जब चार्जेस लगे कि नहीं सही है, तब जाके इसको एड्रेस किया गया। तो एड्रेस का प्रोसेस भी थोड़ा लेट से होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर उस मोशन को पास कर दिया गया 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में, सिर्फ एक में नहीं दोनों में, तब इसको एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति जी को। जज के पास क्या है, हैज़ द राइट टू, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही, उनको ये अधिकार भी है कि वो खुद को ये, मतलब वो उनको अधिकार है कि वो प्रूव कर सकते हैं कि वो दोषी नहीं है। अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाते हैं मोशन से जो एड्रेस किया गया है उनके पास, तो वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई अब चलो जज को हटा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ भी याद रखिएगा, जज को कैसे हटाया जाता है। तो जज को हटाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। 65 वर्ष तक वो नॉर्मली सेवा करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी मर्जी से, जो आप अंडर आर्टिकल 124(2) भी पढ़ोगे, तो समय से पहले हट जाते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है दोस्तों टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, तब भी। और अगर उन्हें इम्पीच कर दिया जाता है, मैंने अभी बताया ही आपको कि कैसे इम्पीच किया जाता है, राज्यसभा के 50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स लोकसभा के, मोशन पास करवाया जाएगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट उनको इंक्वायर करेंगे, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंडर से जो कमिटी है वो ये करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से फिर पासिंग होगा दोनों हाउसेस से, बोथ हाउसेस से दोस्तों। ठीक है ना, और फिर जज जज जो है वो ये भी प्रूव कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है गिल्टी है कि नहीं। और राष्ट्रपति जी जब पूरी प्रक्रिया सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, तब वो फिर ऑर्डर इशू करते हैं दोस्तों कि जज को हटा दिया जाए।
ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या है 1968 का, इंक्वायरी कमेटी क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक इंडियन लॉ है जो किस चीज़ को गवर्न करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी अगेंस्ट जजेस। यानी कि अगर कोई एलिगेशंस लगते हैं, कोई मिसकंडक्ट का या इनकैपेसिटी का एलिगेशंस लगते हैं किनके ऊपर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, द एक्ट एस्टैब्लिशेस अ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सच एलिगेशंस, यानी इस तरह के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना, एंड एक रिपोर्ट तैयार करना। किसको रिपोर्ट तैयार करना? टू दी राष्ट्रपति जी, है ना, वो पूरा रिपोर्ट बना करके प्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अब है कि एक्ट क्या करते हैं, ये करते हैं एक कमिटी ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उन एलिगेशंस को। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, द कमिटी कैन समन विटनेसेस एंड कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स। कमिटी रेकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति जी को दैट द जज बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, कि हाँ ये गिल्टी है, इनको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए। द एक्ट गिव जजेस द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, डिफेंड करने का भी अधिकार है ना, खुद को डिफेंड कर सकते हैं, वहाँ पे जजेस भी कर सकते हैं, एंड उनको रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं काउंसिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसमें हम आ गए हैं। इफ द कमिटी रेकमेंड्स रिमूवल, अगर कमिटी ने रेकमेंड कर दिया, जांच कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब जो है पार्लियामेंट इम्पीच कर दिए जज को, जज कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द रिमूवल। अब अपीलिंग हो गया, वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो रिमूवल के अगेंस्ट, है ना। व्हाट इज कंसीडर्ड मिसकंडक्ट, दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आपने देखा होगा मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या है ये मिसकंडक्ट? तो यहाँ लिखा हुआ है विलफुल और परसिस्टेंट फेलियर। अगर मान लेते हैं कि आपने लगातार अपने ड्यूटीज में काम नहीं किया है ना, जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरा काम है टीचिंग करवाना, अगर मैंने टीचिंग नहीं किया है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, मैंने अच्छे से क्लासेस नहीं ली है, मैंने टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाए हैं, तो मैंने बच्चों को गाइड नहीं किए हैं, बच्चों को टिप्स नहीं दिए हैं अच्छे से, तो फिर मैंने क्या किया, मैं तो फेल हो गई अपने काम में। तो दोस्तों वही है, अगर क्या है विलफुल या परसिस्टेंट फेलर है और जजेस ने अपने ड्यूटीज परफॉर्म नहीं किए हैं, या फिर विलफुल अब्यूज किया है जुडिशियल ऑफिस का, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इंटीग्रिटी की कमी है, या ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें कुछ मोरल टर्प्यूट्यूड है दोस्तों, तब जाकर उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग 8 to 9 वीडियोस अपलोड किए हैं और फुल कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैंने पिछले 10 ईयर्स के PYQs भी सॉल्व करवाए हैं, जो क्वेश्चंस पॉलिटी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में, उनको भी सॉल्व करवाया है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।